तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अम, अम, अंशाल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने 5 तक कर लिया था, यहाँ तक 5 के घ तक पूरा कर लिया था दोस्तों। अब हमें 6 से करना था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 6 का क हमारा कह रहा है क्वेश्चन, उप सह संयोजन यौगिकों के संयोजकता अबंध सिद्धांत यानी कि VBT का उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारा दोस्तों इसका उत्तर है, सहसंयोजकता बंध सिद्धांत संकुल यौगिक में चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति के बारे में ज्ञान कराता है। यानी कि जो संयोजकता बंध होता है, जो संयोजकता बंध का सिद्धांत होता है दोस्तों, वो संकुल यौगिक में चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति के बारे में हमें ज्ञान कराता है या उसका अवगत कराता है दोस्तों। अब इसमें हम लिखेंगे संयोजकता आबंध के कुछ बिंदु हैं, यानी कि जो संयोजकता आबंध है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, यानी मान लीजिए कोई धातु के बाह्य डी कक्षक में संकरण में भाग लेते हैं तो बाह्य संकुल यौगिक संकुल का निर्माण करते हैं। तो जो बाह्य संकुल यौगिक होते हैं, यानी कि जो बाहर के संकुल यौगिक होते हैं, वो संकुल का निर्माण करते हैं। अब इसमें दूसरा देखिए हमारा है केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड को रिक्त कक्षक यानी कि खाली कक्षक का उपलब्ध कराता है। और ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की सहसंयोजन संख्या तथा समन्वय संख्या के बराबर होती है। यानी कि जो ये रिक्त कक्षक होती हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के बराबर होती हैं। अब इसमें देखिए हमारा तीसरा है, सर्वप्रथम यानी कि सर्वप्रथम पहली बार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। यानी कि जो सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है या धनायन बनाता है। अब इसमें दोस्तों हमें देखिए इसमें कह रहा है उसकी सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए। तो इसके लिखेंगे दोस्तों, इसमें कमियां हम लिखेंगे। तो कमियां देखिए हमारा है, इसमें इनकी कमियां हैं, इस सिद्धांत के अनुसार उप संयोजन यौगिक के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी कि जो इसमें कमी, हमारा पहला नंबर कमी है, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो इस सिद्धांत है इसके अनुसार उप संयोजन यौगिक के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसमें स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और दूसरा इसमें है, यह उप संयोजन के रंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं करता है। यानी कि जो यह हमारा उप संयोजन के रंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं करता है। अब देखिए इसमें तीसरा है, यह इस तथ्य को भी स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि यह उस तत्व को भी नहीं स्पष्ट करता है कि कोई लिगेंड प्रबल या दुर्बल क्यों होता है। ये दोस्तों हमारा इसकी कमियां थी, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अथवा में हमारा दिया है उप संयोजन यौगिकों के महत्व को लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसके हम लोग महत्व को लिखते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन देखिए, इसका महत्व, उप सहसंयोजन यौगिकों के महत्व देखिए, इनके निम्न महत्व हैं। ये पहला देखिए, ये वर्णक का काम करते हैं, यानी कि जो ये इसका उप संयोजन का महत्व है, इसका पहला उपयोग यह है कि यह वर्णक का काम करते हैं। जैसे प्रसीयन प्रयोग में काम आता है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का वर्णक का काम करता है। और दूसरा देखिए, इसका प्रयोग वैद्युत लेपन, वस्त्र रंगाई और औषध रसायन में किया जाता है दोस्तों। अब इसका अगला देखिए, इसमें हमारा अगला है दोस्तों, ये रासायनिक उद्योगों और
जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो ये उपसंयोजक वर्णक होते हैं ये रासायनिक उद्योगों और जीवन में अहम भूमिका को निभाते हैं। और ये लास्टवा हमारा है, ये जैविक प्रणालियों के कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि हमारे जैविक क्रियाओं में जो प्रणालियाँ होती हैं यानी कि जो काम काज होते हैं उसमें अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए दोस्तों इस पर हम लोग टिप्पणी लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों का उत्तर एमिनो अम्ल वह यौगिक जिसमें एक या उससे अधिक एमिनो का समूह और कार्बोक्सिलिक का समूह उपस्थित होता है वह एमिनो अम्ल कहलाता है। वह एमिनो अम्ल कहलाता है। यानी कि वह यौगिक जिसमें एक या उससे अधिक एमिनो का समूह यानी कि एमिनो का समूह और कार्बोक्सिलिक का समूह उपस्थित होता है उसे एमिनो अम्ल कहते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें न्यूक्लिक अम्ल भी हमें पूछा है तो न्यूक्लिक अम्ल भी लिखेंगे। कोशिका के नाभिक में उपस्थित इसमें एमिनो अम्ल देखिए दोस्तों कोशिका के नाभिक में यानी कि कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि कोशिका के नाभिक में मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के बीच में जो नाभिक होता है उसमें उपस्थित वह कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन तथा जैव अणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये प्रोटीन और जैव अणु से मिलकर बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसके देखिए प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म हमारा होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अथवा में दिया है निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। विटामिन ए दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी दिया है, विटामिन ई दिया है, विटामिन के दिया है। इसका कह रहा है विटामिन से कमी से होने वाले रोग और इसके रोगों का नाम लिखिए और ये किस विटामिन की कमी से होता है और इसके स्रोत लिखना है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए अथवा हमारा क्वेश्चन दिया था, लिखा है विटामिन ए। विटामिन ए के स्रोत देखिए हमें दूध में विटामिन ए मिलता है, गाजर में विटामिन ए मिलता है, मछली से विटामिन ए मिलता है और इसकी कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। जीरामथैलेमिया हमारे में हो जाती है। यानी कि एक हमारा बीमारी होता है जीरामथैलेमिया होता है, इसकी कमी से हो जाता है। और विटामिन सी देखिए विटामिन सी हमें संतरा में मिलता है, नींबू में मिलता है, पत्तेदार सब्जी में मिलता है। यानी कि खट्टे चीज़ में ज़्यादा हमारा विटामिन सी मिलता है। इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, नस फट जाती है हमारी। यानी कि ये भी हमारी बीमारी हो जाती है, नस फटना भी शुरू हो जाती है विटामिन सी की कमी से। अब देखिए विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है और मछली से मिलता है। इसकी कमी से हमें रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। अब देखिए चौथा कह रहा है विटामिन ई की कमी से वनस्पति यानी कि इसके स्रोत हैं वनस्पति तेल में हमें विटामिन ई मिलता है, गेहूँ में मिलता है और दूध में मिलता है। इसकी कमी से हमें एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है दोस्तों। अब देखिए विटामिन के आता है। विटामिन के हमें हरी सब्जी में मिलती है, टमाटर में मिलती है और इसकी कमी से हमें रक्त का थक्का न बनता है। यानी जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे अच्छे से काम नहीं करती हैं और हमारे जो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, थक्का नहीं बनता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सातवां का कह रहा है अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु
H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक एल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त हो जाता है। ABC को पहचानिए तथा उससे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। चलिए दोस्तों, इसके हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां का क है। अब इसमें हमें कह रहा है अणु सूत्र, यानी कि दिया है C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तो इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा C4H8 और O2 है, तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए CH3COO C2H5। अब देखिए इसी का ये बदला हुआ रूप है। देखिए C4 यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन हमारा 8 है, तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन यानी कि 8 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए 2 गो ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए इसी का बदला हुआ रूप हमारा ये है दोस्तों। अब कह रहा है इसका H2SO4 से जब जल अपघटन कराया जाता है, यानी कि जल अपघटन कराएंगे, यानी कि H2O के साथ जल अपघटन कराएंगे H2SO4 के साथ। तो देखिए हमारा क्या बनेगा दोस्तों। अब जब इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे दोस्तों, तब यहाँ पर हमारा देखिए ये CH3COO और यहाँ पर एक H हमारा बना लेगा CH3COOH, यानी कि ये, और इसमें से एक H हमारा बना लेगा। अब देखिए इसमें एक H हमारा बच गया और यह ऑक्सीजन बच गया, और ये हमारा C2H5 और यहाँ पर ये OH, तो हमारा बन जाएगा प्लस C2H5 और ये OH। यही हमारा इसमें दोनों बनेगा दोस्तों। तो कह रहा है यह कि जल गठन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यह A है तथा एल्कोहल B प्राप्त होता है, यानी कि एल्कोहल हमें B प्राप्त होता है। अब देखिए ये हमारा A और B प्राप्त हो गया। अब इसमें कह रहा है B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। अब चलिए दोस्तों, इसका A का यानी कि B को क्रोमिक अम्ल के साथ, यानी कि B को क्रोमिक अम्ल के साथ अब क्रिया यानी कि ऑक्सीकृत कराते हैं। अब देखिए ये हमारा B है, B हमारा C2H5OH है, तो अब C2H5OH का कराते हैं दोस्तों। तो C2H5OH ये जो दोस्तों हमारा ये तैयार हुआ है, जो हमारा ये बना है, इसे हम लोग एथिल एसीटेट कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। इसे आप लोग अच्छे से नाम लिख लीजिएगा दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ये हमारा एसिटिक अम्ल है। और ये हमारा एथिल एल्कोहल, यानी कि इसे ही दारू कहते हैं दोस्तों। ये हमारा एथिल एल्कोहल, यही हमारा एथिल एल्कोहल है दोस्तों। अब देखिए, अब हम दूसरे वाले का कराते हैं। कह रहा है B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। अब इसका हम लोग कराएंगे क्रोमिक अम्ल के साथ। तो देखिए क्रोमिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे, क्रोमिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे। ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, नवजात ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमारा कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो जब इसका हम लोग अपक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारा यहाँ पर एक O है, यहाँ से आ जाएगा हमारा CH3CHO। ये हमारा यहाँ पर बनेगा, इससे ये हमारा बनेगा। तो अब इसके बाद हम कराएंगे, यानी कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका अब क्रिया CH3C
HO का अवक्रिया जब हम नवजात ऑक्सीजन से साथ कराएंगे तब हमारा CH3COOH प्राप्त होगा, जो इसमें कह रहा है A प्राप्त होता है, यानी कि इसमें भी हमारा A प्राप्त हो गया। ए अब इसमें हमारा प्राप्त हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा कह रहा है ए प्राप्त हो गया। अब कह रहा है ए को P2O5 के साथ गर्म करने पर एक अम्ल का एल्डिहाइड C प्राप्त होता है। अब ए का P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो अब देखिए जो ए हमें प्राप्त हुआ है इसको अब देखिए CH3COOH को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जब इसे हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा बनता है CH3COO, यानी कि ये CH3 ये COO और बनता है CH3, ये हमारा बनता है, यही हमारा बनता है तो CH3COO और CuCH3 बनता है और इसमें से हमारा OH और इसमें से एक हमारा ऑक्सीजन आ जाता है तो हमारा H2O बन जाता है। ये हमारा H2O बाहर निकल जाता है, ये हमारा C प्राप्त हो जाता है दोस्तों, जो हमें पेपर में कहा ये हमारा C प्राप्त हो जाता है। यही हमारा एनहाइड्राइड होता है, यानी कि एथिल एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, यही हमारा इसका नाम है दोस्तों। अब देखिए हमें इसमें कह रहा है C प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः A प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसका अब हम लोग एनहाइड्राइड जो प्राप्त हुआ इसका जल अपघटन कराएंगे। चलिए दोस्तों ये जो हमारा प्राप्त हुआ है इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो हमारा हो जाएगा CH3COOCH3 का अब हम लोग जल अपघटन कराएंगे H2O के साथ। तो जब हम H2O के साथ जल अपघटन कराएंगे दोस्तों तो देखिए हमारा क्या बनेगा, तो हमारा जब इसका हम लोग ये कराएंगे यानी कि ये एनहाइड्राइड हो गया और H2O के साथ हमारा कह रहा है कि अपक्रिया कराने के लिए, तो जब हम इसका अपक्रिया कराएंगे ये H+, यानी कि हमारा अम्लीय माध्यम है, इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा CH3COOH, इसमें देखिए हमारे पेपर में कह रहा है कि पुनः A प्राप्त हो जाता है, यानी कि फिर से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, पुनः यही हमें A प्राप्त हो जाता है दोस्तों। अब इसमें हमें फिर से देखिए क्या कह रहा है, ABC को पहचानिए तथा उससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब देखिए लिखेंगे A हमारा देखिए दोस्तों क्या है, A हमारा प्राप्त हुआ है CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। पहला हमारा A एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है। अब देखिए B देखिए दोस्तों, इसमें B हमारा ये प्राप्त हुआ है B C2H5OH, C2H5OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, ये हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है B में। अब देखिए C के लिए देखिए दोस्तों, C हमारा ये प्राप्त हुआ है, यानी कि CH3COOCH3, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। A हमारा ये प्राप्त हुआ है, B हमारा ये प्राप्त हुआ है, C हमारा ये प्राप्त हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ है। ये हमारा हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही हमें केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना था, यही हमसे पूछा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा में देखिए दिया है, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि पहला दिया है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, थैलिक अम्ल से थैलिमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजेल्डिहाइड से यम नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे,
और ये भी हमारा बेंजिलहाइड है। बेंजिलहाइड से रजक दर्पण कैसे प्राप्त करेंगे? ये दोनों एक ही है दोस्तों, ये दोनों एक ही हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग बेंजोइक अम्ल का फार्मूला यानी कि लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। ये हमारा बेंजोइक अम्ल बन रहा है दोस्तों, COOH, ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। अब कह रहा है जब इससे हम लोग NaOH के साथ अब क्रिया करते हैं, NaOH के साथ हमें, क्योंकि हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, किसी भी प्रकार से बनाइए लेकिन बेंजीन बनाइए, हमें यही बनाना है। तो जब हम लोग इससे जब क्रिया कराते हैं NaOH के साथ, तो देखिए क्या होता है, ये Na यानी कि ये देखिए H, ये जो OH है ये H के साथ आ जाता है तो H2O बना लेता है। तो पहले ये हमारा देखिए ये हो जाएगा, बन जाएगा, यहाँ पर Na हो गया हमारा, और ये COOH, तो हमारे यहाँ पर बना लेता है NaCOO, ये बना लेता है। और ये जो हमारा OH है और ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हमारा प्लस H2O निकल जाता है बाहर, ये हमारा बना लेता है। अब इसको देखिए, ये जो है इसको देखिए दोस्तों, इसको पुनः हम लोग बनाते हैं, इसको फिर से पुनः बनाते हैं, लिखते हैं NaCOOH, यही सेम है दोस्तों ये। अब जब इसका देखिए हम लोग रिएक्शन CuO प्लस NaOH, यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिर से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब हमारा बेंजीन प्राप्त होता है दोस्तों। ये हमारा बेंजीन प्राप्त हो गया, यही हमारा बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन, क्योंकि हमें कहा है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजीन प्राप्त कीजिए, ये हमारा बेंजीन प्राप्त हो गया दोस्तों। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है थैलिक अम्ल से थैलेमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा हमारा, सबसे पहले हमें थैलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। तो थैलिक अम्ल देखिए दोस्तों हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये हमारा थैलिक अम्ल होता है, यहाँ पर COOH लगा रहता है, यहाँ पर भी COOH लगा रहता है। अब देखिए कह रहा है थैलिक अम्ल से थैलेमाइड कैसे बनाएंगे। तो हमें थैलिक अम्ल से थैलाइड अम्ल बनाने के लिए हम लोग NH3 से अब क्रिया कराते हैं, 2NH3 से हम लोग क्रिया कराते हैं। तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, जब इसका दोस्तों हम लोग क्रिया कराते हैं तो ये हमारा देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यानी कि ये भी है COOH है, यहाँ पर भी COOH है, और यहाँ पर देखिए 2NH3 है। तो यहाँ पर देखिए एक NH3 है और एक NH3 है, यानी कि एक NH3 मिलकर 2NH3 हमारा निर्माण हुआ है। अब देखिए एक NH3 इसके साथ चला जाएगा और एक NH3 इसके साथ चला जाएगा, तो हमारा देखिए यानी कि C, तो यहाँ पर हो जाएगा COO। अब एक NH3 और यहाँ पर H, तो N हो जाएगा, और H देखिए यहाँ पर 3 H है, यहाँ पर एक H है, तो हमारा H4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही क्रिया हो जाएगा, तो देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा COONH4, ठीक यहाँ पर भी वही हो जाएगा COONH4, यही हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या होगा, इसी को देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लाते हैं, क्योंकि एक बार हमें और क्रिया कराना पड़ेगा तभी हमारा जो प्राप्त होगा। तो देखिए अब इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, ये हमारा COONH4, यहाँ पर भी COONH4। अब देखिए इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, यानी जब इसे हम लोग हीट करेंगे, तब दोस्तों हमारा इसमें से H2O बाहर निकल आएगा, यानी कि इसमें 2 H बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 हमारा H बाहर आ जाएगा, यानी कि H2 यहाँ से निकलेगा, H2 यहाँ से निकलेगा, और ऑक्सीजन इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो 2H2O हमारे माइनस यानी कि बाहर निकल जाएंगे। इसे आप लोग लिखिए या न लिखिए, कोई बात नहीं है। अब इसे जब हम लोग यहाँ से बाहर निकल आएगा तो देखिए हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा,
यहाँ से देखिए जब हमारा H2 दो बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, COONH2, क्योंकि हमारा यहाँ से दो H2 निकल जाएगा बाहर। ठीक वहाँ यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा COONH2, इसमें से H2 बाहर निकल आएगा तो ये हमारा बच जाएगा। यही हमारा थैलामाइड है दोस्तों, थैलीमाइड, यही हमारा थैलीमाइड प्राप्त हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से हमें रिएक्शन करने के बाद हमारा थैलेमाइड प्राप्त हो गया। यही हमारा थैलेमाइड का सूत्र यानी कि संरचना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक हमारा इसी प्रकार बनेगा। अब देखिए तीसरा हमें कह रहा है बेंजिल्डिहाइड से यम नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए तीसरा हमें करना है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है बेंजिल्डिहाइड से यम नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, यानी कि ये यम का मतलब होता है, इसमें हमारा इसी प्रकार बनेगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तीसरा देखिए हमारा ये हमारा बनेगा, ये हमारा बेंजिल्डिहाइड का पहले हम सूत्र लिखेंगे। बेंजिल्डिहाइड कैसे बनता है तो हमारा हो जाएगा COOH, यही हमारा बेंजिल्डिहाइड का सूत्र है दोस्तों। ये हमारा है बेंजिल्डिहाइड, ये हमारा बेंजिल्डिहाइड का संरचना है। प्लस देखिए जब इसका हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे तभी हमारा इसमें यम नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड बनेगा। तो चलिए इसका HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराते हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे सांद्र H2SO4 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा यम बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होगा। जब इसका हम लोग इस तरह रिएक्शन कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H मिलकर हमारा जो H2A है बाहर निकल जाएगा। अब हमारा देखिए क्या बचेगा, यहाँ से एक H हमारा बाहर निकल गया है तो हमारा H बाहर निकल आएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर देखिए CHO बच जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ से हमारा बाहर निकल गया है और यहाँ से H2 निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर CHO बच गया है हमारा और यहाँ पर हमारा नाइट्रो बच गया है NO2। जब यहाँ पर नाइट्रो हमारा बचा है तो यही हमारा दोस्तों यम नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड का सूत्र है दोस्तों, यानी कि संरचना है। तो लिखेंगे यम नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, यही हमारा यम नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड का संरचना है दोस्तों। अब चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पहले हम लोग बेंजीन का फार्मूला यानी कि संरचना बनाएंगे। ये हमारा बेंजीन का संरचना है दोस्तों। अब इसको देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से क्रिया कराएंगे और निर्जल यानी कि बिना जल के AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड को लेंगे। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा। रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा CHO, यही हमारा बनेगा दोस्तों। तो यही हमारा बेंजिल्डिहाइड होता है, बेंजिल्डिहाइड, यही हमारा बेंजिल्डिहाइड है। देखिए दोस्तों हमारा बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। यही हमारा चौथा कह रहा था। अब देखिए पांचवा हमारा कह रहा है ये भी हमारा बेंजिल्डिहाइड है। तो कह रहा है बेंजिल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों रजत दर्पण को प्राप्त करते हैं। पांचवा है हमारा बेंजिल्डिहाइड, तो यही हमारा बेंजिल्डिहाइड है। तो बेंजिल्डिहाइड को बना लेते हैं CHO, यही हमारा बेंजिल्डिहाइड से। अब इससे हमें रजत दर्पण प्राप्त करना है। तो अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे। तो हमें रजत दर्पण प्राप्त करने के लिए Ag2O यानी कि सिल्वर
ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा। इसका जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आ जाएगा, इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो CH हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं CH यहाँ पर बनेगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसे COOH भी लिख सकते हैं, ये सेम है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यही बनेगा, यानी कि यहाँ पर COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा प्लस यहाँ पर जो Ag है 2Ag हमारा यहाँ पर 2Ag बच गया है, ये हमारा 2Ag बाहर हो जाएगा, ये निकल जाएगा। यही हमारा दोस्तों देखिए रजत दर्पण होता है, रजत दर्पण हमारा प्राप्त हो गया। ये हमारा रिएक्शन ख़त्म हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है ख वाला। देखिए ख वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने की अब क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल की निम्नलिखित से अब क्रिया कराइए, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। पहले हम लोग क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखते हैं। चलिए इसे क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण पहले लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्यूमीन यानी कि हमारा कौवा क्वेश्चन है, 7वां का ख है, कह रहा है क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने। तो पहले क्यूमीन का हम लोग संरचना बना लेते हैं। तो देखिए क्यूमीन का हमारा संरचना इसी प्रकार होता है, ये हमारा क्यूमीन का संरचना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा कार्बन होता है, इससे एक इधर से जुड़ा होता है, यहाँ पर CH3 जुड़ा होता है, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा होता है। ये हमारा क्यूमीन का सूत्र यानी कि संरचना है, ये हमारा क्यूमीन है, इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों। ये हमारा क्यूमीन है। अब इससे देखिए हमारा क्रिया कराएंगे O2 से। जब इसकी O2 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर हमारा जो O2 है, यहाँ पर दोनों O2 यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा पेरोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए किस तरह बनेगा, यहाँ पर हमारा C तरह ही रहेगा, यहाँ पर CH3 हमारा यहीं पर रहेगा, इधर भी हमारा CH3 उसी तरह रहेगा, और यहाँ पर जो ये O2 है यहाँ पर पेरोक्साइड के रूप में हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा पेरोक्साइड हो जाएगा। तो इसका देखिए यही हमारा हो जाएगा। इसका हमारा नाम देखिए क्या होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा क्यूमीन। यहाँ पर H जुड़ा है तो हो जाएगा हाइड्रो पेरोक्साइड, यहाँ पर पेरोक्साइड भी जुड़ा है, पेरोक्साइड, यही हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ये है इसका यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए C, यहाँ पर हमारा पेरोक्साइड, यहाँ पर CH3, इधर भी CH3। अब इसका देखिए जब हम लोग हाइड्रोनियम से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर प्लस होगा दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोनियम से जब क्रिया कराएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर ये हमारा निर्माण होगा, फिनॉल का निर्माण अब हमारा होगा। यहाँ पर फिनॉल यानी कि OH, जब हाइड्रोनियम आयन से जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा फिनॉल है दोस्तों। यही हमारा कह रहा था फिनॉल प्राप्त करना है, तो फिनॉल प्राप्त हो गया दोस्तों। यही हमारा, अच्छे से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, यही हमारा फिनॉल प्राप्त हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है केवल, अब यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो गया है, रासायनिक समीकरण हम लोगों ने लिख दिया। अब कह रहा है फिनॉल की निम्नलिखित से क्या अब क्रिया होती है। पहला दिया है जिंक चूर्ण से, दूसरा दिया है सांद्र HNO3 से, और तीसरा कह रहा है ब्रोमीन जल से। चलिए इसे भी हम लोग करते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों कह रहा है जिंक चूर्ण से, तो चलिए फिनाल का जिंक चूर्ण से, तो फिनाल का पहले हम लोग संरचना बना लेते हैं। फिनाल, ये हमारा फिनाल का संरचना है दोस्तों। अब इसका जिंक चूर्ण से जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा, जिंक, यानी कि इससे हम लोग गर्म करेंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर जिंक और यहाँ पर O, जिंक और यानी कि O बाहर निकल जाएगा जिंक के साथ, तो देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा केवल बेंजीन बच जाएगा, और हमारा ZNO यानी कि यहाँ पर ZN और O बाहर आ जाएगा,
ये हमारा यहाँ पर बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन, और ये हमारा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये हमारा जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पहले का रिएक्शन है। और देखिए दूसरा इसमें कह रहा है सांद्र HNO3, तो दूसरा लिखेंगे सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराने पर, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इसका सांद्र HNO3 से अब क्रिया कराएंगे फिनॉल का, तो फिनॉल का पहले हम लोग संरचना बना लेते हैं। ये हमारा OH, ये हमारा फिनॉल है। अब इसका हमारा सांद्र HNO3 से अब क्रिया कराना है, सांद्र HNO3 से अब क्रिया कराएंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर इसमें से देखिए यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर NO3 है तो यहाँ पर हो जाएगा NO2 प्लस O, यानी जो ये NO2 है यहाँ पर हमारा यहाँ पर आकर लग जाएगा, यहाँ पर NO2 हमारा आकर लग जाएगा, और जो हमारे यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा ये हमारा दूसरे पर लग जाएगा। तो देखिए किस तरह हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा जो यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर ये OH तो हमारा यहाँ पर ही रहेगा, और इसमें से NO2 निकल कर हमारा यहाँ पर हो जाएगा NO2। और देखिए इसमें एक और बनेगा, हमारी NO2 आकर यहाँ पर लग गया, इसमें से एक ऑक्सीजन अभी हमारा बचा ही है। देखिए हमारे दूसरे में क्या होता है, दूसरे में भी हमारा OH यहीं पर ही रहेगा, और NO2 ठीक उसी प्रकार NO2 इसमें भी आकर हमारा यहाँ पर लग जाएगा। यही हमारा यानी कि दूसरा सांद्र HNO3 से अब क्रिया कराने पर हमारा ये प्राप्त होगा। अब चलिए इसमें तीसरा कह रहा है ब्रोमीन जल से अब क्रिया कराने पर। तीसरा देखिए ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर, अब इसका हम लोग इससे अब क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा। पहले हम लोग फिनॉल का बना लेंगे, ये हमारा OH ये फिनॉल है, प्लस ब्रोमीन जल से कराना है Br2, यहाँ पर 3Br2 से क्रिया कराएंगे। देखिए दोस्तों हमारा क्या बनेगा, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब देखिए हमारा ये क्या बनेगा, ये हमारा फिनॉल, तो फिनॉल यहाँ पर पहले रहेगा, फिनॉल यानी कि OH रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो Br2 है हमारा 3Br2, एक एक यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर Br यहाँ पर एक लग जाएगा, एक हमारा Br यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर एक Br हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6, यानी कि 6 Br हमारा यहाँ पर है, यानी कि 6 को हमारा ब्रोमीन है। तो देखिए एक ब्रोमीन लग गया, एक ब्रोमीन लग गया, एक ब्रोमीन लग गया, यानी कि 3 ब्रोमीन हमारे यहाँ पर लग गया, प्लस 3 ब्रोमीन हमारा यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर इसमें हमारा हाइड्रोजन भी आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसमें हो जाएगा 3HBr, ये हमारा बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ये हमारा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर यही हमारा इस प्रकार बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है अथवा में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें कहा है चित्र की आवश्यकता नहीं है, तो जल गैस में मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। अथवा का पहला है दोस्तों, इसमें हमें कह रहा है जल गैस, तो हमारा इसमें जो हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा जो CO यानी कि मोनोकार्बन होता है प्लस H2 होता है, इसे हम लोग जल गैस कहते हैं, यानी कि हमारा जल गैस होता है, यही हमारा जल गैस होता है। प्लस H2 के साथ जब क्रिया कराते हैं, H2 के साथ क्रिया कराते हैं और यहाँ पर ZNO उत्प्रेरक या CuO उत्प्रेरक के रूप में जब क्रिया कराते हैं तो हमारा बचता है CH3OH, यही हमारा मेथेनॉल है, यही हमारा मेथेनॉल प्राप्त होता है दोस्तों। इसका एक और नाम होता है,
इसका IUPAC नाम होता है, यानी कि OPSC नाम नहीं, एक और नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसका नाम होता है एथिल नहीं, मेथिल एल्कोहल। इसका एक और नाम होता है, इसका मेथिल एल्कोहल एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है। ये हमारा पहले का रिएक्शन था, औद्योगिक निर्माण, मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण हो गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। चलिए एथेनॉल का निर्माण करते हैं। दूसरा कह रहा है सुक्रोज से, यानी कि हम लोग जानते हैं जो सुक्रोज होता है वही चीनी भी होता है, ठीक उसी प्रकार। तो हम लिखेंगे चीनी का सूत्र C12, क्योंकि सुक्रोज और चीनी बराबर यानी कि एक ही होता है। C12H22O11, ये हमारा चीनी का सूत्र है। चीनी कहिए या सुक्रोज कहिए, ये दोनों एक ही हैं। अब इसका अब क्रिया हमें H2O के साथ कराना है। तो देखिए H2O के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा C6H12O6, H12 है दोस्तों, और एक और यही बनेगा C6H12O6। लेकिन ये दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक हमारा होता है ग्लूकोज और दूसरा हमारा होता है फ्रैक्टोज। ये हमारा पहला ग्लूकोज है और दूसरा फ्रैक्टोज है। अब इसमें या ग्लूकोज को या फ्रैक्टोज को ले लेंगे तो लिख लेंगे C6H12O6। अब इसका क्रिया जब हम लोग ग्लूकोज का यानी कि जाइमेस से जब इसका हम लोग क्रिया कराएंगे दोस्तों, जब इसका यानी कि C6H12O6 का जाइमेक्स से क्रिया कराएंगे तो हमारा बचेगा C2H5OH, यानी कि ये एथेनॉल का निर्माण होगा, प्लस 2CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि इसे हम लोग संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर 2 लगा देंगे जिससे हमारा ये संतुलित हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा इसका यही क्वेश्चन हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एथेनॉल के अनुप्रयोग, यानी कि एथेनॉल के अनुप्रयोग लिखना है। तो एथेनॉल के अनेक अनुप्रयोग होते हैं दोस्तों, जिसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। एथेनॉल के अनुप्रयोग बहुत होते हैं, इसका अनेक प्रयोग किया जाता है, इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा इसी ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे, यानी कि दूसरे सेट को शुरू करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।